अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी पत्रकारों से बात करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे दुनिया भर में हलचल मच जाती है। लेकिन इस बार एयरफोर्स वन में उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दावा किया है कि भारत अब ईरान से तेल खरीदना बंद करके वेनेजुएला से खरीदेगा। और ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा जियोपॉलिटिकल चेस गेम चल रहा है, आप कह सकती हैं। हाँ। जिसके तार वेनेजुएला से लेकर ईरान, रूस और अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिर्फ तेल की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से पावर और कंट्रोल का खेल है। बिल्कुल। और आज हम इसी उलझे हुए मामले की परतें खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की एनर्जी जरूरतों के इस पूरे इक्वेशन में ये चारों देश कहाँ फिट होते हैं। जी। और हमारी ये पूरी पड़ताल हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया के 1 फरवरी 2026 के आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्होंने इस खबर को काफी गहराई से कवर किया है। अच्छा, तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ट्रंप के बयान से। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप का सटीक बयान क्या था? उनका बयान बहुत ही सीधा और बेबाक था, जैसा कि उनका स्टाइल है। हाँ, हमेशा की तरह। उन्होंने कहा, हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत आ रहा है और वे ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने डील की अवधारणा पहले ही बना ली है। हाँ, और उन्होंने ये भी इशारा किया कि चीन भी शायद लाइन में लगा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ भारत या चीन की नहीं है। जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, वो वेनेजुएला वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। वो था वेनेजुएला पर उनका दावा। उन्होंने सिर्फ एक ट्रेड डील की घोषणा नहीं की, उन्होंने लगभग ये कह दिया कि वेनेजुएला अब उनके कंट्रोल में है। हाँ, और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू छुपा है। क्या था वो? ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है। ये उनके शब्द थे। हाँ, और ये भी कि अब असल में वो वेनेजुएला को चला रहे हैं। अच्छा। उनके शब्दों में उन्होंने मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को एक तरह से अंतरिम नेता के तौर पर काम करने की इजाजत दी है। जी हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर। और वो शर्त क्या है? शर्त है वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों तक अमेरिका की पहुंच। तो मतलब ये कोई दो देशों के बीच की बराबर की डील नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से सीधा सीधा पावर प्ले है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक बिजनेस अनाउंसमेंट नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये दुनिया को, खास तौर पर रूस और चीन जैसे देशों को एक मैसेज है कि वेनेजुएला के संसाधन, हाँ, कि वेनेजुएला के संसाधन, जो दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, अब अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में है। और अमेरिका तय करेगा कि ये तेल किसे और किन शर्तों पर मिलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। पर इस कहानी में एक और टाइमिंग का एंगल है जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। कौन सा? ट्रंप के इस बयान से ठीक एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच फोन पर एक लंबी बातचीत हुई थी। जी हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बातचीत के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दोनों नेता एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जैसे सभी सेक्टर्स में भारत वेनेजुएला पार्टनरशिप को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। सही है। लेकिन जैसा आपने कहा, यहाँ क्या बात हुई से ज्यादा जरूरी है। क्या बात हुई? बिल्कुल। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये कि ये कॉल 3 जनवरी के उस अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हुई थी जिसमें राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, उस ऑपरेशन के बाद? हाँ, उस घटना के बाद वेनेजुएला की तरफ से भारत के साथ ये पहला हाई लेवल कांटेक्ट था। तो ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक कॉल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का साफ संकेत है कि भारत जमीन पर बदली हुई हकीकत को पहचान रहा है। हाँ। और वेनेजुएला के नए नेतृत्व के साथ काम करने के लिए तैयार है। सही कहा। ये एक तरह से नई व्यवस्था को मान्यता देने जैसा है। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। भारत नई रियलिटी के साथ अलाइन हो रहा है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ईरान वाला। हाँ। ट्रंप ने खास तौर पर ईरान का नाम लिया। उन्होंने कहा भारत ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। जी। लेकिन हमारे सोर्सेस साफ कहते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत पिछले कुछ सालों से ईरान से
वैसे भी ना के बराबर तेल खरीद रहा है। सही बात है। तो ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। आप बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, अगर कोई आपको उस काम को करने से रोके जो आप पहले से ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संदेश किसी और के लिए है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ ईरान पर दबाव बनाए रखने की एक और कोशिश है या कुछ और है? देखिए, एक जमाना था जब ईरान भारत के टॉप 3 तेल सप्लायर्स में से एक था। हाँ, इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान से ही सबसे ज्यादा तेल आता था। जी। प्रतिबंधों ने उस रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया। तो अब अचानक ईरान का नाम लेने का क्या मतलब बनता है? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मतलब बनता है अगर आप ये समझें कि ये घोषणा ईरान के लिए थी ही नहीं। तो किसके लिए थी? ये एक मैसेज था, लेकिन उसका असली पता था मॉस्को। मॉस्को, रूस। जी हाँ, रूस। हमारे सोर्सेज के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी पर्दे के पीछे से भारत को लगातार ये कह रहे हैं कि वो रूसी तेल के आयात का विकल्प ढूंढें। अच्छा। और उस विकल्प के तौर पर वेनेजुएला के तेल को पेश किया जा रहा है। ओह, तो अब जाकर तस्वीर साफ हो रही है। ईरान तो बस एक बहाना था। हाँ। असली निशाना तो रूस की इकोनॉमी है। बिल्कुल, जिसे यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका कमजोर करना चाहता है। और ये वॉशिंगटन की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वो मॉस्को तक जाने वाले हर डॉलर को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा? हाँ, याद है। ट्रंप ने कई बार भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने पर नाराजगी जताई है। जी, यहाँ तक कि उन्होंने इसे लेकर कुछ भारतीय आयातों पर टैरिफ भी लगा दिए थे, जिसे नई दिल्ली ने अनुचित करार दिया था। सही। तो वेनेजुएला के तेल को एक आकर्षक पैकेज में पेश करके अमेरिका एक तरह से भारत से कह रहा है, देखो हम जानते हैं कि तुम्हें तेल चाहिए, रूस से लेना बंद करो और हमारे दोस्त से लो, हम तुम्हें एक नया भरोसेमंद सप्लायर दे रहे हैं। यही उनकी पिच है। वे भारत को एक ऐसा विकल्प दे रहे हैं जिसे मना करना मुश्किल हो। एक ऐसा सप्लायर जो अब अमेरिकन कंट्रोल में है और जिसके पास तेल के अथाह भंडार हैं। ठीक है, तो अमेरिका भारत को रूस से दूर करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वेनेजुएला ही क्यों? वो तो खुद अमेरिकी प्रतिबंधों के नीचे सालों से दबा हुआ था। उनकी तेल इंडस्ट्री तो मतलब लगभग बर्बाद हो चुकी थी। सही। तो अचानक से वो एक भरोसेमंद पार्टनर कैसे बन गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब वेनेजुएला के अंदर हो रहे बड़े आर्थिक बदलावों में छिपा है। क्या बदलाव? दशकों के कड़े सरकारी नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण के बाद, जो ह्यूगो चावेज के समय में शुरू हुआ था। जी हाँ, उसके बाद वेनेजुएला अब अपनी पूरी हाइड्रोकार्बन पॉलिसी को 180 डिग्री घुमा रहा है। यानी जिस इंडस्ट्री पर सरकार का पूरा कब्जा था, उसे अब प्राइवेट और विदेशी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा। कराकस ने विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए टैक्स और रॉयल्टी की दरें बहुत कम कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विवादों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की अनुमति दे दी है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी विदेशी कंपनी के लिए सबसे बड़ी गारंटी होती है। मतलब अगर सरकार के साथ उनका कोई झगड़ा होता है तो उन्हें वेनेजुएला की अदालतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो किसी न्यूट्रल इंटरनेशनल बॉडी के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। सही बात है। बिल्कुल। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को अब कच्चे तेल की खोज, उत्पादन और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे बेचने की भी ज्यादा आजादी दी जा रही है। और ये सब हो कैसे पा रहा है? ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे अपने कुछ सबसे कड़े प्रतिबंधों में ढील दी है। तो उन्होंने एक रास्ता बनाया है। हाँ, उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खोली है जिससे कुछ शर्तों के तहत व्यापार हो सकता है, और भारत उसी खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और भारत के लिए ये कोई नया मैदान भी नहीं है। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, प्रतिबंधों से पहले भारत वेनेजुएला का एक बहुत बड़ा ग्राहक हुआ करता था। आप सही कह रहे हैं। एक समय था लगभग 1 दशक पहले जब भारत वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा खरीदता था। आधा हिस्सा? जी। रिलायंस और एस्सार जैसी भारतीय रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी गंधक वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई थी। तो मतलब एक मजबूत रिश्ता पहले से था। हाँ, दोनों देशों के बीच व्यापार का एक मजबूत और पुराना रिश्ता रहा है। ये एक तरह से उस रिश्ते को फिर से जिंदा करने जैसा है। लेकिन इस बार हालात और खिलाड़ी दोनों बदल चुके हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो। ट्रंप का बयान जो पहली नजर में भारत ईरान संबंधों के बारे में लगता है, हाँ, असल में भारत रूस तेल व्यापार पर अमेरिका के दबाव का नतीजा है। हाँ, ये इसका सबसे सटीक विश्लेषण है। वेनेजुएला को इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर
एक अमेरिकी समर्थित मोहरे के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। सही कहा। अमेरिका भारत को एक सीधा संदेश दे रहा है कि अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करते हैं तो आपकी एनर्जी जरूरतों के लिए हमारे पास एक तैयार समाधान है, और वो भी हमारे संरक्षण में। और भारत का क्या स्टैंड है? प्रधानमंत्री मोदी का डेल्सी रोड्रिगेज को फोन करना और व्यापार बढ़ाने की बात करना, इससे क्या लगता है? ये दिखाता है कि भारत भी इस खेल को समझ रहा है और बहुत सावधानी से अपने पत्ते चल रहा है। वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत एक क्लासिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो अमेरिका को नाराज किए बिना रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक कूटनीतिक डांस है। अच्छा, वेनेजुएला के साथ संबंध मजबूत करना रूस पर निर्भरता कम करने का एक तरीका हो सकता है जो अमेरिका को खुश करेगा। लेकिन भारत चाहेगा कि ये सब उसकी अपनी शर्तों पर हो, बिल्कुल, न कि किसी के दबाव में। ये वाकई एक शतरंज की बिसात है जहां हर चाल के कई मायने हैं और हर खिलाड़ी अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ट्रंप की घोषणा ने बस इस खेल को और भी ज्यादा खुला और दिलचस्प बना दिया है। इसने पर्दे के पीछे चल रही बातों को सामने ला दिया है। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? खास तौर पर भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिए। आज की दुनिया में जहां एक सुपर पावर व्यापार, प्रतिबंधों और यहाँ तक कि सैन्य अभियानों के जरिए एनर्जी मार्केट्स को सीधे तौर पर कंट्रोल कर रही है, वहां भारत के लिए सच्ची रणनीतिक स्वायत्ता, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके क्या मायने हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या कोई देश वाकई में एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है जब उसकी ऊर्जा सुरक्षा यानी उसकी इकोनॉमी चलाने का ईंधन किसी और की राजनीतिक इच्छाओं पर निर्भर हो? और ये सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, ये हर उस देश के लिए एक चुनौती है जो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है। सही बात है। ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति के बीच ये संतुलन बनाना शायद आज के दौर की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। क्या अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी एक शक्ति के खेमे में जाना आखिरकार एक मजबूरी बन जाता है, या फिर इस जटिल जाल में भी अपने लिए एक स्वतंत्र रास्ता बनाने की गुंजाइश होती है, जोड़कर अपनी स्वायत्तता को बढ़ाता है, या अनजाने में एक और निर्भरता की ओर बढ़ जाता है? ये देखना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।